और आज हम बातें करेंगे गृह प्रवेश के बाद की। अच्छा, एक भैया हैं जिन्होंने 2 बार मुझे कमेंट किया है कि आवाज़ नहीं आ रही है मेरे ब्लॉग में। किसी और को भी ये प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, मैं कोशिश करूँगी कि ऐसी प्रॉब्लम ना आए। तो गृह प्रवेश के 2 दिन के बाद उनके घर में पूजा रखी जाती है, तो उसका ब्लॉग मैंने आप लोग के साथ शेयर किया हुआ था। सत्यनारायण जी की कथा रखी गई थी उनके घर पे, अड़ोसी पड़ोसी आए थे, बाकी बस उनकी वही बड़ी दीदी, छोटी बहन, यही सारे लोग थे। हाँ, उसी दिन उनकी भाभी को अपने मायके जाना होता है क्योंकि उनकी बहन की शादी थी। कल पूजा है तो उसके बाद तुम पानी पियोगी जब पूजा ख़त्म हो जाएगी और तुम पूजा से उठ जाओगी तब। और मेरी ही तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही थी गर्मी की वजह से, क्योंकि बारिश के बाद जब धूप निकलती है तो बहुत बुरी वाली गर्मी होती है। प्यास मुझे बहुत लगी थी पर मैं पानी पी नहीं सकती थी और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। था नहा वहा के बोली कि तैयार हो जाओ, थोड़ी देर में पंडित जी आ जाएंगे। लेकिन तैयार होते होते में ही मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब होने लगी कि मुझे लगा कि हम पूजा में नहीं बैठ पाए। पूजा वूजा होती है। हमारे यहाँ रिवाज है कि लड़की जब ससुराल जाती है तो फैमिली में जितने भी मेंबर होते हैं, सास के मतलब जितनी फीमेल होती, सबके पैर छुए जो जाते हैं वो पैसे देकर छुए जाते हैं। मतलब पैर भी छूते हैं और साथ में उनको पैसे देते हैं। उनके यहाँ भी था, ऐसा नहीं था उन्हें तो पता होगा, ये हस्बैंड को नहीं पता होगा लेकिन बाकी सबको पता था। तो मैंने पैसे निकाले, पूजा होने के बाद मैंने सबको पैसे दिए, सबके पैर छुए और उसके बाद फिर सब लोग ऐसे ही बैठे थे। फिर मेरी जो जेठान है उनकी तैयारियां चल रही थी, अपनी पैकिंग वगैरह वो कर रही थी कि मेरी सास आती हैं, बोलती हैं तुम खाना वाना नहीं खा रही हो तो तुम्हें तो पता नहीं क्या हो गया है जब से यहाँ पे आई हो। मतलब जैसे एक ताना मारने वाला नहीं होता है, एक होता है केयर करना, एक होता है कि केयर करके ताना मारने वाला। तो वो ताना मारने जैसा कुछ मतलब बोल रही थी कि तुम जब से आई हो तब से ये कर रही हो, खा नहीं रही हो, पी नहीं रही। इतनी गर्मी में अगर किसी की तबीयत ख़राब है तो वो इंसान खाएगा कैसे? अब ऐसा तो है नहीं कि गाय भैंस है, सामने भूसा रख दिया और उसने मुँह डाल दिया और खाना शुरू कर दिया। बोला नहीं मैंने, अभी क्या बोल सकते हैं, नया-नया रिश्ता है और फिर रिश्ता नया हो या पुराना हो, रिस्पेक्ट जो होती है वो अपनी जगह होती है। तो उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती फ्रूट्स दिए, मिठाइयाँ दी, बोले कि ये खाओ, ये खाओ। अच्छा मैंने खा तो लिए, ज़बरदस्ती मुझे खिलाया गया, ऐसा नहीं था। ज़बरदस्ती मुझे खिलाया गया कि खाना है तो मतलब खाना है। ज़बरदस्ती लड्डू खिला दिया गया और उसके बाद मैंने खाया तो, और जैसे ही खाया मैं भागी बाहर और जाके मैंने जितना खाया था सब कसम मैंने वोमिट कर दिया। तब उन लोग को लगा कि हाँ वाकई में तबीयत खराब है, ज़बरदस्ती खिलाना ठीक नहीं है। ये कुछ चीज़ें इंसानों को जब तक आँख से ना देख ले नहीं समझ में आती हैं। मेरे हस्बैंड आते हैं, वो मतलब टिकते ही नहीं थे रूम में कभी भी। तो फिर उसके बाद वो आते हैं और उसके बाद ऐसे शांत बैठ जाते हैं। तो हमें लगता है कि क्या हो गया, मुझे लगा शायद गर्मी-वर्मी का मौसम है तो थोड़ा परेशान है, क्योंकि लाइट भी नहीं थी और उनके घर में इन्वर्टर भी नहीं था। तो फिर उसके बाद वो आते हैं, बैठ जाते हैं, तो हमें लगता है शायद गर्मी की वजह से तबीयत ख़राब हो रही है उनकी, आँखें-वाँखें बिल्कुल लाल हैं एकदम से। तो हम पूछते हैं उनसे कि क्या हो गया? तो बोलते हैं थोड़ा अजीब-सा लग रहा है। मैंने कहा गर्मी लग रही है इस वजह से? तो बोलते हैं नहीं बस तुम नहीं समझोगी, बस लग रहा है अजीब। कहा मैं नहीं, हम नहीं समझेंगे मतलब अब बताओगे नहीं तो समझेंगे कैसे कि क्या बात हो गई है? तो फिर अच्छा वो कुछ नहीं बोलते हैं, उनकी एक ये आदत थी कि वो कभी मतलब कुछ बताते नहीं थे और वो सामने वाले से ये उम्मीद करते थे कि इंसान बिना कहे समझ जाए। अब हमारा रिश्ता इतना गहरा और इतना प्यार भरा तो था नहीं कि आपकी आँखों में देख के हम ये चीज़ समझ जाते कि आपको ये प्रॉब्लम है ना? जब रिश्ता ही वैसा नहीं बना है शुरू से तो फिर ऐसे कैसे हो सकता है कि आप किसी प्रॉब्लम में हैं या फिर आपको किसी चीज़ का दुःख है तो मुझे तुरंत के तुरंत आपको देख के समझ जाना चाहिए। मैं नहीं समझ पाई और आज तक मैं नहीं समझ पाती कि इंसान चाहता क्या था मुझसे, वो नहीं बताते हैं। अच्छा मेरे जो समझ में आता है हम करते हैं, हम कहते हैं पानी लेके आएँ तो पानी देते हैं गिलास उनको पीने के लिए, पी लेते हैं। फिर मुझे लगता है कि शायद हेडेक हो रहा है, मैंने कहा मैं आपके सर में तेल मालिश कर देती हूँ। तो बोलते हैं अच्छा तुम्हें तेल मालिश करनी आती है? मैंने कहा ये तो कॉमन चीज़ है, सबको आती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो मैंने तेल मालिश करी तो फिर बोलते हैं हाँ ठीक तो लग रहा है लेकिन जो दिल है ना अजीब-सा हो रहा है मेरा। मैंने कहा दिल अजीब-सा हो रहा है, अभी उसकी दवा तो भाई मेरे पास नहीं है। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूँ? अभी सुन के आपको लग रहा होगा कि क्या बात हो सकती है। तो बात ये थी कि फिर उसके बाद जो उनके आँसू टपकना शुरू होते हैं। अच्छा अब मैं डर जाती हूँ कि मुझसे तो कुछ नहीं हो गया है, मेरी तो कोई गलती नहीं होगी कि इंसान मेरी वज़ह से ऐसा कर रहा हो कि उसकी आँख से आँसू टपक रहे हैं। समझ में आता है वो सब हम करते हैं, पर वो ठीक नहीं होते तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता। तो हम क्या करते हैं भागे-भागे जाते हैं अपनी जेठान के रूम में
और फिर बोलते हैं कि भाभी भाभी आप जल्दी से चलो रूम में, देखो उनको पता नहीं क्या हो गया है, बस रोए जा रहे हैं, कुछ तो हुआ है पर हमें बता नहीं रहे। तो वो पूछती हैं कि अरे पूछो तो सही, हो सकता है कि कुछ हुआ हो तो तुम्हें बता दे, तुम उनकी वाइफ है। मैंने कहा मैंने पूछ लिया, मैंने सब कोशिश करके देख ली, पर वो नहीं बता रहे हैं, आप चलो आप देखो। तो वो जब जाती हैं, पीछे पीछे उनके बच्चे भी जाते हैं। बच्चे मतलब क्या, भी जो बच्चा था छोटा वाला वो तो बहुत छोटा था, जो बेटी थी वही थी 7-8 साल की। उसके बाद में जैसे ही जाते हैं तो फिर पूछती हैं कि क्या हो गया, क्या बात है, क्यों रो रहे हो, बताइए तो सही, बताइए तो सही। और ज़्यादा रोने लगते हैं और फिर जो आवाज़ अंदर थी उनकी वो फिर बाहर निकल आती है। और जैसे एक छोटा बच्चा नहीं होता है ना कि रोने लगता है, बिल्कुल वैसे ही रो रहे थे। तो अच्छा, अब मैं दूर खड़ी हूँ, मतलब जैसे जैसे कि ये है तख़्त है, यहाँ पे वो बैठे हैं, यहाँ पे बगल में उनकी भाभी खड़ी है, यहाँ पे उनकी बेटी खड़ी है और मैं वहाँ खड़ी हूँ उतनी दूर। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि इन सब के बीच में मैं बिल्कुल पराई हूँ, क्योंकि मेरा हस्बैंड मुझे ही नहीं बता रहा है कि बात क्या है। तो मुझे ऐसा लगा कि अभी इनकी फैमिली में मैं एक आउटसाइडर हूँ और आ गई हूँ और मुझे कुछ पता नहीं है, तो मुझे इन मामलों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता और मैं डरी हूँ इस बात को लेके कि कहीं मेरी वजह से तो कुछ नहीं हो गया है। फिर उनकी मम्मी को पता चलता है तो वो भी आ जाती हैं रूम में और रूम पूरा भर जाता है और मैं फिर भी वहीं दूर खड़ी हूँ, वहीं दूर खड़ी हूँ और सोच रही हूँ कि आखिर ऐसा क्या हो गया है जो वो किसी को नहीं बता रहे हैं। फिर एंड में पता चलता है कि वो इसलिए रो रहे हैं क्योंकि आज उनकी भाभी अपने मायके जा रही हैं। कहीं ना कहीं ये चीज़ तो लगती है कि चलो थैंक गॉड मेरी वजह से ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि मेरी वजह से वो परेशान हैं और इतनी बुरी तरीके से रो रहे हैं। वो इसलिए रो रहे हैं क्योंकि उनकी भाभी मायके जा रही हैं, इसलिए वो रो रहे हैं। तो उनकी मम्मी उनको समझाती है, फिर उनकी भाभी समझाती है कि उनका हमेशा का यही है, जब भी हम लोग जाते हैं तो वो रोने धोने लगते हैं। तो मुझे मतलब यही समझ में आता है कि फैमिली है, दूर जाती है तो दुःख होता है और बच्चा भी है तो बच्चे से थोड़ा लगाव भी सबको रहता है। ये रोना धोना, अच्छा सच बताऊँ ना, तो मुझे इन सब चीज़ों में ऐसा लग रहा था कि पूरी फैमिली उनकी एक साथ है, बस मैं एक आउटसाइडर हूँ और उतनी दूर खड़ी हूँ। और मुझे ऐसा लग रहा था कि इन सब के बीच में तो मेरे लिए कोई जगह ही नहीं है, क्योंकि जो चीज़ मुझे मेरे हस्बैंड को मुझे बतानी चाहिए थी वो उन्होंने मुझसे शेयर नहीं की है। हो सकता है कि मैं अभी आए हुए 2 ही दिन हुआ है, इस वजह से हमारा कोई कनेक्शन नहीं बना है और ज़ाहिर-सी बात है हमारी पहले से भी कोई बातचीत नहीं होती थी, तो कोई कनेक्शन जैसा कुछ था नहीं है। और प्यार तो फ़िलहाल बहुत दूर की बात। उनकी बेटी अपने चाचा को गले लगा के रोती है, उनकी भाभी उनको समझाती हैं, आँसू पोंछती हैं उनके, जैसे फैमिली होती है। मैं जब सब लोग रूम से चले गए तो मैंने अपने हस्बैंड को ये चीज़ बोली भी थी कि अगर आपका मन नहीं लग रहा है बच्चों के बिना, भाभी के बिना घर पे, तो मैं तो भी नई-नई आई हूँ, मुझसे कोई आप इतना क्लोज़ नहीं हो, तो अगर आप जाना चाहते हो साथ में तो आप जा सकते हो, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा इस बात पे कि आप चले गए। तो फिर वो कुछ नहीं बोलते हैं, बाहर चले जाते हैं। भाभी की पूरी फैमिली, हस्बैंड वाइफ, उनके दोनों बच्चे और मेरे हस्बैंड उनको स्टेशन तक छोड़ने के लिए चले जाते हैं। सास-ससुर, छोटी ननद, उनका एक बेटा, मैं और मेरे हस्बैंड, इतने लोग रह जाते हैं। मेरे हस्बैंड नहीं होते हैं घर पे, तो मेरी सास और मेरी ननद मुझे ये चीज़ बताती हैं कि अपनी भाभी से काफ़ी अटैच्ड हैं वो, उनके बच्चों से काफ़ी अटैच्ड हैं। तो जब भी वो मायके जाती हैं वो काफ़ी सेंटी हो जाते हैं। तो तुमने फर्स्ट टाइम देखा है इसलिए तुम्हें इन सब चीज़ों की आदत नहीं है, तो धीरे-धीरे रहोगी तो समझ जाओगी तुम। मतलब अब तक तो मैं समझ ही गई थी कि अगर कोई इंसान किसी के लिए इतना रो रहा है तो फिर भाई बहुत अच्छी बॉन्डिंग होगी और फिर फैमिली मेम्बर हैं तो ज़ाहिर सी बात है बॉन्डिंग होना तो बनता भी है। मैंने कभी किसी को ऐसे देखा नहीं है रोते हुए, तो मुझे थोड़ा अजीब लगा बस। और ऐसा लगा कि उस फैमिली में मेरी जगह नहीं है और शायद जगह बनाना बहुत मुश्किल होगा मेरे लिए, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा मेरे लिए ये चीज़ करना, क्योंकि मेरे हस्बैंड के दिल में मेरे लिए तो कोई जगह नहीं है और वो जगह बनाने में मुझे कितना टाइम लगेगा मुझे ये नहीं पता। और कभी नहीं बना पाई मैं, क्योंकि जगह थी ही नहीं, तो बनाती कैसे। उनके घर पे शादी के बाद का कोई फंक्शन नहीं रखा गया था, कोई रिसेप्शन, कोई मुँह दिखाई, पहली रसोई, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। गए थे नॉर्मली जैसे घर में लोग रहने लगते हैं, बस वैसा ही था। किसी ने कुछ भी मुझे मतलब दिया नहीं था या फिर कोई ऐसी रस्म नहीं हुई थी। तो अभी मैं बता देती हूँ कि मैं शादी के बाद अपने ससुराल में थी 1 महीने, मेरे हाथ पे किसी ने कुछ नहीं रखा था। बस क्या हुआ था कि हाँ, सबके लिए सुबह का जो टिफ़िन बनता है वो जब मैंने बनाया था तब उन्होंने मुझे मतलब 200 रुपए दिए थे, तो मेरे हस्बैंड को दिए थे, उन्होंने लाके मुझे दिए। तो मैंने उनसे पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने बोला कि तुम्हें भैया ने दिए हैं। मैंने पूछा किस लिए, तो उन्होंने बोला कि तुमने उनके लिए खाना बनाया है इसलिए। तो मैं मतलब इस चीज़ को समझ गई थी कि मैंने उनके लिए खाना बनाया है फर्स्ट टाइम, इसलिए उन्होंने मेरे हाथ पे ये शगुन के पैसे रखे। इसके अलावा सास से, ससुर से
मेरे हस्बैंड से, मेरी नंदों से मुझे कुछ भी कोई किसी तरीक़े का कोई गिफ्ट, कोई पैसा, कोई नहीं, कुछ भी कह लीजिए, कुछ भी नहीं मिला था। पहली रसोई जैसा कुछ नहीं हुआ था। कि मुझे मेरी जेठानी आती है, तो एक काम करो, तुम थोड़ा सा हींग लेके दाल पक रही है उसमें ले जाके डाल दो, बस शगुन हो जाएगा, और 5 रोटियाँ बना दो, एक एक रोटी सबको खाने के साथ में दे देंगे। तो बस यही हुआ था, मैंने 5 रोटियाँ बना दी थी और उनके यहाँ दाल पक रही थी और उसमें एक चुटकी हींग डाल दी थी, बस ये हो गई थी। और उसके लिए भी मुझे कुछ नहीं मिला था, क्योंकि है बहू फर्स्ट टाइम रसोई में, तो कुछ उसको देते, कुछ उसके हाथ पे 1 रुपया तो देना ही चाहिए था, पर किसी ने मुझे कुछ नहीं दिया, क्योंकि घर पे शादी के बाद का कोई फंक्शन नहीं हुआ था और वहाँ से मुझे कुछ भी नहीं मिला था, कभी भी नहीं। शादी तोड़ने का जो डिसीजन होता है, ज़्यादातर लोगों को इसलिए लगता है कि इसने इसलिए ऐसा किया होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा फिज़िकल अब्यूज़ हुआ होगा, फिज़िकल टॉर्चर हुआ होगा। तो मेरे साथ फिज़िकल टॉर्चर तो थोड़ा बहुत ही हुआ था, लेकिन मेंटल टॉर्चर जो था वो हद से ज़्यादा था। और जब एक बार आप मानसिक रूप से आप तोड़े जाते हैं तो इंसान फिर टूटता नहीं है, समझ लीजिए ज़िंदा होकर मरा हुआ होता है। आज का व्लॉग यहीं तक, बाकी बातें अगले व्लॉग में करेंगे, क्योंकि कितना भी बातें हैं, अगर व्लॉग बहुत लंबा हो जाता है। मैं एक एक बातें बताती रहती हूँ और सोचती हूँ कि ना छूटे कुछ, ताकि सबको सब कुछ पता चले, वरना सबको ये लगेगा। शादी तोड़ने का जो मेरा डिसीजन था वो बहुत इजी नहीं था मेरे लिए। किसी भी लड़के के लिए आसान नहीं होता अपनी शादी को तोड़ना और अपने ससुराल को छोड़ना। मैंने क्यों छोड़ा, किस सिचुएशन में छोड़ा, वो सब चीज़ें आपको पता चलेंगी। जब आपको धीरे धीरे बातें पता चलेंगी तो धीरे धीरे बातें मैं बताती रहूँगी। और आज का व्लॉग यहीं तक, नेक्स्ट व्लॉग में और भी बहुत सारी बातें होंगी। तब तक के लिए बाय बाय।